दोस्तों नमस्कार। साइंस के टॉप 1000 क्वेश्चन सीरीज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस पार्टिकुलर वीडियो में साइंस यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से रिलेटेड 1000 क्वेश्चन को देखेंगे और ये प्रश्न विगत परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं, कुछ वहाँ से उठाए हुए प्रश्न हैं और कुछ उन्हीं प्रश्नों के पैटर्न के अकॉर्डिंग नए क्वेश्चन क्रिएट किए गए हैं। उम्मीद है यह सीरीज आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगी और आपकी तैयारी के लिए एक रामबाण सिद्ध होगी। आज का पहला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक है। ऑप्शन है हमारे पास हर्ट्ज, वोल्ट, वॉट या फिर न्यूटन। सही जवाब होगा शक्ति का मात्रक जो है वह होता है वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, बल का मात्रक है फैराडे, फर्मी, न्यूटन या फिर रदरफोर्ड। बल का मात्रक होगा न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है। ऑप्शन होगा जूल, न्यूटन या फिर वॉट या फिर डाइन। सही जवाब होगा इसका जूल। ये न्यूट्रॉन लिखा है बल्कि यहाँ पर न्यूटन होना चाहिए, खैर आंसर भी तो नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, समय की, आयु की या फिर प्रकाश की तीव्रता की। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। रिपीटेड क्वेश्चन है। फारसेक मात्रक है। ऑप्शन है दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की या फिर चुंबकीय बल की। सही जवाब होगा प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, फारसेक भी दूरी मापने का यंत्र है। अगला प्रश्न है मात्रक है, एम्पियर मापने की इकाई है। वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध या फिर पावर। तो सही जवाब होगा एम्पियर मापने का कार्य ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्युत धारा। अगला प्रश्न है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने से इंच प्राप्त होता है। ऑप्शन है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर। ऑप्शन नंबर डी डेसीमीटर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, मेगावाट बिजली नापने की इकाई है। उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है या फिर ट्रांसमिशन की जाती है। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मेगावाट बिजली नापने की इकाई है जो बिजली उत्पादित की जाती है। अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर यानी कि एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं। 1000 वाट, 750 वाट, 746 वाट या फिर 748 वाट। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। अगला प्रश्न है, 1 किमी दूरी का तात्पर्य है 100 मीटर, 1000 सेंटीमीटर, 1000 मीटर या फिर ऑप्शन नंबर डी 100 सेंटीमीटर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 किलोमीटर दूरी का मतलब हुआ 1000 मीटर। अगला प्रश्न है, पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या फिर तापमान की। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पास्कल दाब की इकाई है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी दाब की इकाई क्या है। बार, नाट, जूल या फिर ओहा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बार। अगला प्रश्न है, लंबाई की न्यूनतम इकाई है माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम या फिर फॉर्मीमीटर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लंबाई की न्यूनतम इकाई फॉर्मीमीटर है। अगला प्रश्न है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है। जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव या फिर जल की मात्रा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जल का बहाव क्यूसेक में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। नॉट, डॉप्सन, प्वाज या फिर मैक्सवेल। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वायुमंडल के में जो ओजोन परत है उसे डॉप्सन में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई नापने में या ऑप्शन नंबर डी सौर के मापने में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए ही डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है क्रोनोमीटर, एनीमीटर, आइडियोफोन या फिर आइडियोमीटर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आइडियोमीटर। अगला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस एक यंत्र का प्रयोग होता है। आइडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट या फिर ऑप्शन नंबर डी सोनार। तो ऐसा कार्य करने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सोनार निम्नलिखित
द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या फिर नौका या नाव संचालकों द्वारा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सोनार का प्रयोग नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, सोनार में उपयोग करते हैं रेडियो तरंगों का, श्रव्य ध्वनि तरंगों का, पराश्रव्य तरंगों का या फिर अवश्रव्य तरंगों का? तो सोनार में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आंसर नंबर सी इज राइट। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर से निम्न में किसका मापन किया जाता है? पानी के बहाव की गति का, पानी की गहराई का, पवन वेग का या फिर प्रकाश की तीव्रता का? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पवन वेग को एनीमोमीटर में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब के, आर्द्रता के, उच्च ताप के या फिर घनत्व के? सही जवाब होगा उच्च ताप के, यानी कि पायरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, वह थर्मामीटर जो 2000 अंश सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है वह है? गैस थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर या फिर वाष्प दबाव थर्मामीटर? तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर के द्वारा 2000 अंश सेल्सियस के ऊपर के ताप को मापने का कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग होता है? रिपीटेड क्वेश्चन, बैरोमीटर। अगला प्रश्न है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? ऑप्शन है वायु दाब, गैसों का दाब, द्रवों का घनत्व, ऑप्शन नंबर डी, सतह पर तेल का दबाव? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गैसों का दबाव मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है? ऑप्शन है हाइग्रोमीटर से, ब्यूरोमीटर से, लैक्टोमीटर से या फिर थर्मामीटर से? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लैक्टोमीटर से दूध का यानी कि मिल्क का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से या फिर पोटेंशियोमीटर से? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, यानी कि वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन हाइग्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर या फिर यूडियोमीटर? सही जवाब होगा हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, ये भी रिपीटेड है, वायुमंडलीय आर्द्रता ही मापी जाती है। आर्द्रता को नामांकित करने का निम्न में से कौन सा उपकरण है? ये भी हाइग्रोमीटर है। आप देख रहे हैं हाइग्रोमीटर से किस प्रकार से क्वेश्चन बार बार बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त दाब नापने का यंत्र है? टैकोमीटर, स्फिग्नोमीटर, एक्टियोमीटर या फिर बैरोमीटर? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्फिग्नोमीटर से रक्त दाब मापा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1500 अंश सेल्सियस से अधिक ताप के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? चिकित्सीय थर्मामीटर, ताप वैद्युत युग्म थर्मामीटर, प्लेटिनम थर्मामीटर या फिर पायरोमीटर? प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पायरोमीटर। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 35, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है एनीमोमीटर, क्लोरोमीटर, लक्समीटर या फिर अल्टीमीटर? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्समीटर का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता को मापने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? हिमनद की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता या फिर पृथ्वी के अंदर का तापमान? तो रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने को किसके लिए प्रयोग में किया जाता है? तो यह भूकंप की लहरों के आयाम को मापने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 38, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने पर? रिपीटेड क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, ये भी रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन नंबर 40, निम्न युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा। अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? हृदय की धड़कन, वायुमंडलीय दाब, भूचाल या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो सिस्मोग्राफ के द्वारा भूचाल या भूकंप को रिकॉर्ड किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके मापन में फोनोमीटर के उपयोग में लाया जाता है? तो प्रकाश के चमकीलेपन की क्षमता, अत्यधिक उच्च ताप, विद्युतीय चुंबकीय तरंग की आवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडलीय आर्द्रता। तो फोनोमीटर का प्रयोग प्रकाश के चमकीलेपन की क्षमता को मापने में प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर है? अपकेंद्रण,
अपोहन, उत्क्रमण, परासरण या फिर विसरण? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अपकेंद्रण। और परासरण तो पानी को साफ करने में प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? पोलोग्राफ, पायरोमीटर, गायरोस्कोप या फिर काइमोग्राफ? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पोलोग्राफ। किसी को झूठ का पता लगाना है तो पोलोग्राफ मशीन खरीद सकता है। अगला प्रश्न है, प्रचलन मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर है? अपकेंद्रीकरण, अपोहन, प्रतिक्रम, परासरण या फिर विसरण? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अपकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन, वेग, बल या फिर आयतन? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। अपने आप तो कोई भी सही कर सकता है इसको। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा या फिर राशि? राशि कैसे हो जाएगा ऑप्शन, तो अपने आप कट गया। तो संवेग होगा, संवेग सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? बढ़िया प्रश्न है। वेग, त्वरण, द्रव्यमान या फिर ऑप्शन नंबर डी बल? तो द्रव्यमान। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का या फिर भार और त्वरण का? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बल, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 50, हवाओं की ऊर्जा होती है केवल स्थितिज, केवल गतिज, वैद्युत या फिर स्थितिज और गतिज दोनों? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हवाओं की जो ऊर्जा होती है वह केवल गतिज होती है। तो दोस्तों 51 है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का सृजन हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता और ना ही विनाश हो सकता है। तो 51 का सही होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ना ऊर्जा का सृजन हो सकता है ना ही ऊर्जा का विनाश हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 52, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, आइजैक न्यूटन या फिर ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स एडमसन? प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका भी जवाब होगा न्यूटन। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है शून्य, अपरिवर्तित, परिवर्तनशील? ऑप्शन नंबर डी सभी गलत हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका जो भार होता है वह अपरिवर्तित होता है। अगला प्रश्न है, लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर डी तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से कब चलती है? ग्रीष्म ऋतु में, शीतकाल में, बसंत ऋतु में या फिर ऑप्शन नंबर डी वर्षा ऋतु में? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पेंडुलम यानी कि लोलक को ही पेंडुलम बोला जाता है और लोलक घड़ी की जो तीव्र गति होती है वह शीतकाल में होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? ऑप्शन है 15.0 किमी सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 21.1 किमी सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 7.0 किमी सेकेंड या 11.2 किलोमीटर सेकेंड? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। पलायन वेग का मतलब कि कोई ऐसा पिंड या कोई ऐसी वस्तु फेंकी जाए और जब दोबारा पृथ्वी पर वापस ना आ गिरे, इसे ही पलायन वेग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। लोलक को ही पेंडुलम बोला जाता है क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई जो है वह बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े होने पर प्रदोलन आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा,
अधिक हो जाएगा या लकड़ी की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या ऑप्शन नंबर डी अपरिवर्तित होगा। तो जो लड़की झूले पर बैठी है, अगर वह झूले पर खड़ी हो जाती है तो जो प्रद्योल आवर्तकाल है वह कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद गोलाकार में होती हैं, उसका क्या कारण है? द्रव का घनत्व, पृष्ठीय तनाव, वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन नंबर डी गुरुत्व। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें जो होती हैं वो गोलाई का रूप धारण करती हैं। अगला प्रश्न है, पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण पृष्ठ तनाव ही है। अगला प्रश्न है, द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का क्या क्या कारण है? ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, श्यानता, घनत्व या फिर वाष्प दाब। आप देख रहे हैं पृष्ठ तनाव से ही कितने प्रकार से क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है? बल, घर्षण, दाब, तापमान। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कि नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण जो होता है वह घर्षण होता है। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी मौसम की दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम, शांत मौसम, शीत एवं शुष्क मौसम, उष्ण एवं उज्ज्वल मौसम। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरने लगता है तो तूफानी मौसम आने की संभावना व्यक्त की जाती है। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, न्यूटन के गति के नियम के सिद्धांत पर, बर्नौली के सिद्धांत पर या फिर पास्कल के सिद्धांत पर? तो ऑटोमोबाइल का जो हाइड्रोलिक ब्रेक कॉन्सेप्ट है यह पास्कल के नियम पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66, बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन के बत्ती में तेल चढ़ने का क्या कारण है? तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तो ऑप्शन है परासरण, विसरण, ऑप्शन नंबर सी पृष्ठ तनाव और ऑप्शन नंबर डी जीव द्रव्य संकुचन। तो इसमें जो होना चाहिए उत्तर केशिकत्व के कारण। ऑप्शन रॉन्ग दिया गया है, लेकिन किरोसिन की बत्ती में जो तेल ऊपर चढ़ता है उसका कारण है केशिकत्व। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? वायु दाब में कमी के कारण, वायु दाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, ऑप्शन नंबर डी अत्यधिक भार के कारण। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर एक, ऊपर जैसे जैसे हवाई जहाज जाता है वायु दाब कम होने लगता है, इस वजह से जो पेन की स्याही होती है वह रिसाव करने लगती है या बहने लगती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम प्रसंस्करण का उत्पाद है? पेट्रोल, चारकोल, कोयला या फिर एस्फाल्ट? तो पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद जो है उसका नाम है एस्फाल्ट। अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 69, वस्तु की यात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित होगा? वस्तु की यात्रा नहीं बल्कि यहाँ पर मात्रा होना चाहिए, और मिसप्रिंट की हो टाइप मास्टर। तो क्या अपरिवर्तित होगा? आयतन, भार, द्रव्यमान या फिर डी घनत्व? तो वस्तु की मात्रा बदलने पर जो घनत्व होता है वह अपरिवर्तित होता है, बाकी आयतन, भार, द्रव्यमान में चेंजेस आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगला प्रश्न है, पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 50 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर? तो पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? आप जानते हैं 4 अंश सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है? गुरुत्वाकर्षण बल, ससंजक बल, अपकेंद्रीय बल या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा अपकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? नेपट्यून, प्लूटोनियम, फ्रेंसियम या फिर टेक्नीशियन? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी टेक्नीशियम। अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 74,
बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है? उनका तापमान, वेग, दाब, घनत्व। तो बादल का जो घनत्व होता है वह हवा के घनत्व से कम होता है, इस वजह से वह वायुमंडल में तैरते रहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? पानी के उत्प्लावन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण या फिर गुरुत्वाकर्षणीय बल के कारण? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण वर्ष जो लोहे की सुई है वह पानी की सतह पर तैरती रहती है। अगला प्रश्न है, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, क्यों? क्योंकि मछलियां नियततापी जीव हैं, या फिर मछलियां बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती हैं, या झील की तली पर पानी नहीं जम पाता, या फिर ऑप्शन नंबर डी, बर्फ ऊष्मा का उत्तम चालक है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जो झील है उसकी जो तली होती है वहां पर बर्फ नहीं जम पाती, इस वजह से जो मछलियां होती हैं वह जीवित रहती हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित होगा? ये क्वेश्चन देखा जा चुका है। घनत्व। स्थिति विज्ञान निम्न में से किससे संबंधित है? गतिमान स्थिति से, विश्राम की स्थिति से, मानसिक स्थिति से या फिर आंकड़ों के अध्ययन की स्थिति से? तो स्थिति विज्ञान का अध्ययन विश्राम की स्थिति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है, वह कुछ नीचे जाता है, वह उसी तल पर रहता है? ऑप्शन नंबर डी, वह समुद्र की तली में डूब जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वह कुछ ऊपर उठता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरे में, पानी में, निर्वात में या फिर हाइड्रोजन में? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश किरणों की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण के समान दोनों, या फिर तरंग एवं कण किसी के समान नहीं? प्रकाश विकिरणों की जो प्रवृत्ति होती है वह होती है तरंग एवं कण दोनों में समान। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी? कांच में, निर्वात में, जल में या वायु में? तो इन चारों ऑप्शन में से जो कांच वाला ऑप्शन है, इसमें जब प्रकाश जाएगा तो उसकी जो गति है वह न्यूनतम होगी। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में समय लगता है, तो यह समय जो लगता है 8 मिनट का। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या प्रभावित होता है? तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग, वेग और आवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति। ऑप्शन नंबर डी, तरंगदैर्घ्य और वेग। तो प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है, यहाँ घर नहीं बल्कि ये चर होना चाहिए, बहुत मिस है, वो होगा तरंगदैर्घ्य और वेग। अगला प्रश्न है, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो यह गैस है नियोन। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? तीव्रता, वेग, तरंगदैर्घ्य या फिर आवृत्ति? तो ये जो आवृत्ति होती है इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। तीव्रता, वेग और तरंगदैर्घ्य में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंजेस हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में? ऑप्शन नंबर डी, वायु से कांच में। तो पूर्ण परावर्तन तब होता है हीरे से कांच में जाने पर। अगला प्रश्न है, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है उसका नाम क्या है? पूर्ण आभ्यंतर या आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या फिर व्यतिकरण? सही जवाब होगा प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आभ्यंतर। अगला प्रश्न है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 90, तंतु प्रकाश के संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग या फिर विद्युत तरंग? तो तंतु प्रकाशिकी में प्रकाश तरंग के माध्यम से संचार का प्रसारण या ट्रांसमिशन किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक इंडोस्कोप है संकीर्ण सूक्ष्मदर्शी,
कैमरे का प्रकार, सरल सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो संकीर्ण सूक्ष्मदर्शी, कैमरे का प्रकार और सरल सूक्ष्मदर्शी इंडोस्कोप इनमें से किसी का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण या फिर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मृग मरीचिका का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अगला प्रश्न है, मरीचिका उदाहरण है तो यह कुल या पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। चाहे कुल लिखा हो चाहे पूर्ण लिखा हो, मतलब वही है। अगला प्रश्न है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? इसका जगमगाने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, उचित रीत से कटे हीरे की आशासन चमक का आधारभूत कारण क्या है? प्रश्न वही है, बस रिपीटेड है। प्रश्न पूछने का जो लहजा है वो अलग है। उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, वह बहुत कठोर होता है। ऑप्शन नंबर डी, उसके सुनिश्चित विचलन तल होते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीकी का क्या नाम है? आइडियोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी, फोटोग्राफी या ऑप्शन नंबर डी होलोग्राफी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि होलोग्राफी। अगला प्रश्न है, त्रिविमीय चित्र लेने के लिए यानी कि 3D चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? फोटोग्राफी, होलोग्राफी, रेडियोग्राफी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, होलोग्राफी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 98, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फेरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है? मास्टर स्कैन, टोटल स्कैन, रोस्टर स्कैन या फिर रडार स्कैन। तो इस तकनीकी का नाम है रोस्टर स्कैन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 99, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं? केवल द्रवों के, केवल प्रिज्मों के, केवल हीरों के या फिर सभी पारदर्शी माध्यमों के? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी पारदर्शकों के माध्यम के जो आर पार जाती हैं उनका संबंध रमन प्रभाव के प्रकाश किरणों से है। अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 100, ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है? क्रास्टर्स क्रिस्टल, टाइटेनियम निडिल या लेजर बीम या फिर बेरियम टाइटेनिक? सही जवाब होगा लेजर बीम। 101 नंबर क्वेश्चन है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि संकेत दुर्बल होते हैं, एंटीना दुर्बल है, वायु संकेत को शोषित कर लेती है या ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी की सतह वक्राकार है? पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण एक निश्चित दूरी के बाद जो दूरदर्शन के सिग्नल है वह नहीं मिल पाते। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 102, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है आयाम मॉड्यूलन या फिर आवृत्ति मॉड्यूलन या स्पंदकूट मॉड्यूलन, जिसे नाड़ी संकेत भी बोलते हैं? ऑप्शन नंबर डी काल विभाग बहुसंकेतन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आवृत्ति मॉड्यूलन। अगला प्रश्न है 103, किसी तारे का रंग दर्शाता है उसकी पृथ्वी से दूरी, उसका ताप, उसकी ज्योति या फिर उसकी सूर्य से दूरी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि किसी तारे का रंग उसके ताप का द्योतक है यानी कि परिचय कराता है। अगला प्रश्न है 104, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, हीलियम या फिर जलवाष्प? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि धूल कण के कारण वायुमंडल में प्रकाश का विसरण होता है। अगला प्रश्न है, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्न में किसकी वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, हीलियम या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका भी जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी धूल कण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 106, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से, तरंग दैर्घ्य से, तीव्रता से या फिर वेग से? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रकाश का रंग उसके तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य होता है? हरा, पीला, नीला या फिर लाल? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे लंबा होता है। अगला प्रश्न है, सबसे कम वेवलेंथ वाला प्रकाश होता है लाल, पीला, नीला या फिर बैंगनी?
सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बैगनी। बैगनी रंग का सबसे कम वेव लेंथ होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश में, हरा प्रकाश में, लाल प्रकाश में या फिर ऑप्शन नंबर डी पीला प्रकाश में? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नीला प्रकाश की जो ऊर्जा होती है वह महत्तम होती है या सबसे ज्यादा होती है। अगला प्रश्न है हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर प्रकाश का अपवर्तन? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्योदय से पहले ही हमें सूर्य के निकलने का आभास हो जाता है। अगला प्रश्न है क्षितिज के समीप सूर्य व चंद्रमा के वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है? अपवर्तन, प्रकाशिकीय भ्रम या फिर व्यतिकरण या ऑप्शन नंबर डी उनकी वास्तविक आकृति? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अपवर्तन। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है? कुछ वृक्षों के द्वारा, कुछ कवकों के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा या फिर फफूंद द्वारा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया द्वारा। अगला प्रश्न है ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है या सुंदर होता है या खराब रोशनी वालों को भी दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर डी उक्त कारणों में से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है इसलिए ट्रैफिक सिग्नलों में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 114 है आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रकीर्णन के कारण? आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है? परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण या फिर विवर्तन के कारण? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग प्रतीत होने का कारण? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर प्रकाश का परिक्षेपण? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है? नीला, सफेद, काला या फिर लाल? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंतरिक्ष यात्री को काला रंग दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखता है? नीला, काला, सफेद या फिर लाल? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि काला। अगला प्रश्न है कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? सही जवाब होगा उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर, स्टार्क प्रभाव पर, जीमान प्रभाव पर या फिर रमन प्रभाव पर? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए डॉपलर प्रभाव पर। अगला प्रश्न है वाहनों के में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर प्रतिपीत दर्पण? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं? अवतल दर्पण को, समतल दर्पण को या फिर उत्तल दर्पण को या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अवतल दर्पण को। अगला प्रश्न है धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में कौन सा सबसे उचित होगा? ऊपर काला, नीचे उजला, ऊपर उजला, नीचे काला, मात्र काला, मात्र उजला? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऊपर व्हाइट और नीचे ब्लैक। अगला प्रश्न है खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है? काल्पनिक और छोटा, काल्पनिक और बड़ा, वास्तविक और छोटा? ऑप्शन नंबर डी वास्तविक और बड़ा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि काल्पनिक और बड़ा। अगला प्रश्न है जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है 2, 1, 6 या फिर अनंत? तो ऐसे प्रतिबिंबों की संख्या होगी अनंत। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? नीला हरा बैगनी, बैगनी हरा नीला, नीला पीला हरा या फिर नीला हरा पीला? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नीला हरा और पीला। अगला प्रश्न है 126 अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? नीला, हरा, लाल या फिर पीला? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हरा रंग इंद्रधनुष के बीचों बीच में दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? पश्चिम में, दक्षिण में, पूर्व में या ऑप्शन नंबर डी या नहीं देख सकते? तो दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष को नहीं देखा जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट।
अगला प्रश्न है, जल में वायु का बुलबुला जिस भांति व्यवहार करता है वह है उत्तल लेंस, अवतल लेंस या फिर अवतल दर्पण या फिर अवतल लेंस। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी और सी में एक ही चीज लिखा हुआ है। तो यह जो बुलबुला है यह अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। अगला प्रश्न है, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है द्विफोकिसी लेंस जैसा, अभिसारी लेंस जैसा, अपसारी लेंस जैसा या फिर शंक्वाकार लेंस जैसा। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, अपसारी लेंस या अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण। सही जवाब होगा इसका उत्तल लेंस, यानी कि दूरदृष्टि से ग्रसित व्यक्ति को उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके, अवतल लेंस का प्रयोग करके, समतल या अवतल लेंस प्रयुक्त करके या फिर समतल कांच प्रयुक्त करके। तो अवतल दर्पण का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष की रोगी मुक्ति होती है। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस के बनते हैं अवतल लेंस, उत्तल लेंस, साधारण लेंस। ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, आंख से संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा, लेंस की आगे पीछे गति द्वारा, रेटिना की आगे पीछे गति द्वारा या फिर आंख के तरल के अपवर्तनांक में परिवर्तन करके। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 25 सेंटीमीटर स्पष्ट निकट दूरी की क्षमता होती है। अगला प्रश्न है, सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दूरी न्यूनतम कितनी होती है। यह भी हो चुका है, इसका सही जवाब होगा 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या ऑप्शन नंबर डी 2 सेंटीमीटर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर या फिर 4 डायोप्टर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0 डायोप्टर। अगला प्रश्न है, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है। तो यह तुलना फिल्म से की जाती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है स्वच्छमंडल, परितारिका, पुतली या फिर दृष्टिपटल। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दृष्टिपटल। अगला प्रश्न है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह अवशोषित करता है, अपरिवर्तित करता है, परावर्तित करता है या फिर प्रकीर्ण करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि परावर्तित करता है। अगला प्रश्न है, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण होते हैं। ये रंग होते हैं लाल नीला नारंगी या फिर लाल हरा नीला। ऑप्शन नंबर सी लाल पीला हरा या फिर लाल हरा भूरा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाल हरा पीला। अगला प्रश्न है, वे कौन से मूल वर्ण हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं। लाल हरा नीला, लाल पीला हरा, नारंगी हरा बैगनी या फिर लाल पीला हरा और काला। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाल हरा और नीला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए लाल भूरा हरा पीला। तो इसमें से जो विषम रंग होगा वह होगा भूरा। अगला प्रश्न है, जब लाल नीले और हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है लाल, पीला, नीला या फिर सफेद। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सफेद हो जाता है। अगला प्रश्न है, भाप से अधिक हाथ जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से कम क्योंकि भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है वह सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 147, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे।
तो यह -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मान इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान होते हैं? तो ये भी उत्तर होगा -40 डिग्री। अगला प्रश्न है एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.4 डिग्री केल्विन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न, केल्विन के मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है? तो 310 केल्विन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नंबर प्रश्न है परमाणु नाभिक के अवयव हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा अणु का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फोटॉन। तो अणु का जो भाग है वह फोटॉन नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये भाग होते हैं। अगला प्रश्न है एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण में, प्राकृतिक तत्व में या फिर उपरोक्त में से कोई में नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्राकृत तत्व में एक ही प्रकार के जो परमाणु हैं वह मिलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 154, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने, आइंस्टीन ने या फिर थॉमसन ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है 155, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने, चैडविक ने, रदरफोर्ड ने या फिर ऑप्शन नंबर डी न्यूटन ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज एटम में की थी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अणु परमाणु कण नहीं है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन या फिर ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ड्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 157, हीलियम के नाभिक में होता है केवल एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन या ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन, एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। सही जवाब होगा प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के नाभिक में होते हैं। अगला प्रश्न है रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से, आकृति से, अमाप से या फिर चक्रण से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभिविन्यास से। अगला प्रश्न है परमाणुओं में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है अफबाऊ सिद्धांत पर, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत पर, हुंड के नियम द्वारा या फिर पाउली के अपवर्जन सिद्धांत द्वारा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अफबाऊ सिद्धांत के द्वारा परमाणु में कक्षों के भरने का जो क्रम होता है वह नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है रेडियोएक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? रदरफोर्ड ने, बेकुरल ने, बोर ने या फिर ऑप्शन नंबर डी मैडम क्यूरी ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेकुरल ने। अगला प्रश्न है रेडियोएक्टिविटी मापी जाती है हाइग्रोमीटर में, गाइगर काउंटर से, सिस्मोमीटर से या फिर अमीटर से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गाइगर काउंटर से। अगला प्रश्न है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना या फिर पानी में चीनी का घुलना। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पानी का चीनी में घुलना भौतिक परिवर्तन का एक एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक या फिर जैविक। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भौतिक। प्रश्न नंबर 164, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में, ध्वनि के रूप में या फिर अम्ल के रूप में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊष्मा के रूप में। अगला प्रश्न है अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है या ऑप्शन नंबर डी कोई संबंध नहीं रहता। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अव्यक्त होता है? गैसों में द्रव, द्रव में गैस या गैस में ठोस या द्रव में ठोस। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गैसों में द्रव।
अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलाना या फिर ऊर्ध्वपातन? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के प्रभाजी अवसान में, या फिर ऑप्शन नंबर डी एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने की विधि में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक, बेसिक, एसिडिक, ऑप्शन नंबर डी उदासीन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बेसिक और एसिडिक। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीज या फिर सिलिकॉन? सही जवाब होगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, कार्बन या फिर कैल्शियम? इस प्रश्न का भी जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 172, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन है? सिलिकॉन, कार्बन, सोडियम या फिर क्लोरीन? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन की मात्रा पाई जाती है। पहले नंबर पे ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विश्व में कौन सा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन? प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? 300 प्रकार के, 250 प्रकार के, 200 प्रकार के या फिर ऑप्शन नंबर डी 100 प्रकार के? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 100 प्रकार के तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? रेत, हीरा, संगमरमर या फिर शक्कर? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हीरा इन चारों में से मूल तत्व है। अगला प्रश्न है, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन, निकिल या फिर जस्ताइन? सरल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्बन। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है? हीरा, सीसा, टंगस्टन या फिर लोहा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कठोरतम धातु है? सोना, लोहा, प्लेटिनम या फिर टंगस्टन? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्लेटिनम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 179, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन या फिर नाइक्रोम? सही जवाब होगा प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी यानी कि नाइक्रोम। अगला प्रश्न है 180, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है? यूरेनियम, मरकरी, सोना या फिर कैल्शियम? सही जवाब होगा प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम या फिर चांदी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूरेनियम। अगला प्रश्न है, मोती का रासायनिक संरचना है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम एल्फेट? सही जवाब होगा प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, मोती मुख्य रूप से बना होता है? तो यह कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अगला प्रश्न है, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर लेड टेट्राऑक्साइड या फिर ऑप्शन नंबर डी बोरान नाइट्रोक्साइड? सही जवाब होगा प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में माणिक्य और रासायनिक को जानते हैं। अगला प्रश्न है 185, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में किसका उपयोग करते हैं? सोडियम, नियोन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोडियम। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 22, 24, 28 या फिर 20? शुद्ध सोने का जो कैरेट होता है वह होता है 24। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला प्रश्न है, अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः है? मैग्नीज सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम फास्फेट या फिर मैग्नीशियम सिलिकेट? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम सिलिकेट। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम सल्फाइड? सही जवाब होगा प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है 189, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप से है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम सल्फेट।
अगला प्रश्न है यानी कि 190, डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है कल्ली का चूना, जिसे ही अनबुझा चूना कहा जाता है, या फिर चूना पत्थर, या फिर ब्लीचिंग पाउडर, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। सही जवाब होगा प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन नंबर 191, मोनोजाइट किसका अयस्क है? जर्कोनियम का, थोरियम का, टाइटेनियम का, या फिर लोहा का। सही जवाब होगा प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी यानी कि थोरियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? लोहा और इस्पात, खिलौने, ग्लास। ऑप्शन नंबर डी, वैद्युत। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वैद्युत यानी कि बिजली विभाग। अगला प्रश्न है, निम्न धातुओं में कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? सीसा, पारा, निकेल, या फिर टीन। सही जवाब होगा प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी यानी कि पारा। अगला प्रश्न है 195, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में है? लेड, निकेल, पारा, या फिर टीन। सही जवाब होगा प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी यानी कि पारा। अगला प्रश्न है, पारे को साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है। इसकी विशेषता है उच्च घनत्व, उच्च द्रवता, उच्च संचालन शक्ति, या फिर उच्च विशिष्ट ऊष्मा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च संचालन शक्ति। अगला प्रश्न है 197, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से एल्युमिनियम के, तांबे के, कार्बन के, या फिर लोहे के। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एल्युमिनियम के ऊपर से जब भाप गुजरती है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। अगला प्रश्न है, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है चूने का पत्थर, पिंच ब्लेंड, मोनोजाइट रेत, हेमेटाइट, या तो सही जवाब होगा प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी यानी कि हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? हीरा, चांदी, ग्रेनाइट, या फिर लकड़ी। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चांदी की चालकता सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? हेमेटाइट, लिग्नाइट, बॉक्साइट, या फिर मैग्नेजाइट। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि अभी तक 200 क्वेश्चन पूर्ण हो गए होंगे। आप परीक्षा के लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।